हेलो फ्रेंड्स, लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स में आज है लेक्चर नंबर 4 और अभी तक हमने अपने इस कोर्स में 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने आपको एक सर्विस टैक्स का नोटिस दिया था और फिर मैंने बताया था कि कैसे उसका रिप्लाई करना है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई बनाया था। तो हमने ये देखा था कि रिप्लाई बनाते समय जब हम ड्राफ्ट करेंगे रिप्लाई को तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो वो हमने देखी थी कि कैसे हम ड्राफ्ट कर सकते हैं किसी भी नोटिस का रिप्लाई। आज हम देखने वाले हैं कि उसी ड्राफ्टिंग स्किल को हम और ज़्यादा कैसे और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम और अच्छे तरीके से किसी भी नोटिस या किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट्स को हम ड्राफ्ट कर सकें। उसके लिए मैं लेके आया हूं 5 पॉइंट्स। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आई होप आपकी ड्राफ्टिंग स्किल काफी अच्छी इंप्रूव होने वाली है। उसमें से जो पहला है वो है मेक श्योर यू आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। आप जिस भी सब्जेक्ट का रिप्लाई करने वाले हो, जिस नोटिस का रिप्लाई करने वाले हो या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वो ड्राफ्ट करने वाले हो, इन शॉर्ट आप कुछ भी ड्राफ्ट करने जा रहे हो, आपके माइंड में उस कॉन्सेप्ट की एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा रिप्लाई ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो लिखने जा रहे हो, जो ड्राफ्ट करने जा रहे हो, उसको लेकर सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, तभी आप एक बेटर ड्राफ्ट वो तैयार कर पाएंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं। दूसरा है एंटिसिपेट रीडर्स माइंड। ये मैंने जब रिप्लाई हम लोग जब बना रहे थे सर्विस टैक्स के नोटिस का, वहां पर भी आपको बताया था कि जब भी आप कुछ भी ड्राफ्ट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं या प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमेशा आपको क्या सोचना है, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप रीडर होते तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते इस रिप्लाई से, या आपने जो रिप्लाई दिया है सामने वाले के माइंड में क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपको उसको पहले से ही एड्रेस करके तब रिप्लाई ड्राफ्ट करना है। तो ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कि आप जो ड्राफ्ट कर रहे हो उसका रीडर कौन है और रीडर के माइंड में उस ड्राफ्ट को लेकर क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप रीडर के माइंड को समझने में 100% सक्सेसफुल हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका रिप्लाई 100% एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं फटाफट तीसरे पॉइंट पर, डोंट ओवर एक्सप्लेन। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब हम लोग फैक्ट ऑफ द केस लिख रहे थे, मैंने आपको बताया था अननेसेसरी किसी भी चीज को च्युइंगम की तरह खींचने की कोई नीड नहीं है। आप जितना हो सके उतना समराइज्ड मैनर में आप अपना जो ड्राफ्ट है वो लिख सकते हैं। जहां पर नीड है वहां पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अननेसेसरी ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है किसी भी पॉइंट को। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो वीक वर्ड्स होते हैं उनको आपको नहीं मतलब अवॉइड करना है। कई बार क्या होता है कि हमारा रिप्लाई बहुत अच्छा होता है लेकिन उसमें इतने वीक वर्ड होते हैं कि जो पढ़ने वाला होता है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है और जो वीक वर्ड्स होते हैं उनको अवॉइड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है कि फॉर योर रेफरेंस वी आर अटैचिंग कॉपी ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। आपने लिखा है कि भाई आपके रेफरेंस के लिए हमने जीएसटी रिटर्न्स अटैच कर दिया है रिप्लाई के साथ। तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, वी आर सबमिटिंग हियर विद अ कॉपी ऑफ जीएसटी रिटर्न्स फॉर योर काइंड परयूजल। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्रोफेशनल भी हो गया और बहुत ज्यादा वीक वर्ड जो हमने यूज किए थे उसके वजह से जो हमारा सेंटेंस है वो काफी इंप्रेसिव लगने लगता है। जैसे बात करें तो एक लाइन है कि वी हैव फाइल्ड रॉन्ग रिटर्न बाय मिस्टेक। ये हम बता रहे हैं किसी को कि हमने जीएसटी का जो रिटर्न है, इनकम टैक्स का रिटर्न है, वो गलत फाइल कर दिया है। तो उसी को आप ऐसे लिख सकते हो, वी हैव फाइल्ड द रिटर्न इनकरेक्टली। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बहुत ज्यादा वीक जो वर्ड्स होते हैं, जो बहुत ही सिंपल वर्ड्स होते हैं, उनको आप यूज करने से थोड़ा सा मतलब अवॉइड करिए और उसकी जगह पर प्रोफेशनली सेंटेंस को लिखिए, तो सेंटेंस इंप्रेसिव लगेगा। जो रीडर है उसको जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ।
जितना हो सके अपने सेंटेंस को सिंपल रखिए। बहुत ज़्यादा मतलब नीड नहीं है कि आप एकदम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। जहाँ नीड है बस वहाँ यूज़ करिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ कर लिया, उससे जो आपका रीडर है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो एकदम सिंपल, जितना सिंपल हो सके सेंटेंस को उतना छोटा और सिंपल रखिए। इससे क्या होगा, एक सेंटेंस के बाद जब अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा तो जो रीडर है, जो भी ऑफिसर है, वो आपका जो भी रिप्लाई है उसको पूरा पढ़ेगा और वहीं पर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। हमें क्या करना है, अपनी ड्राफ्टिंग स्किल से रीडर को इंप्रेस करना है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं सर। रीड केस लॉस एंड आर्टिकल। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई केस लॉ या जो आर्टिकल आते हैं जब आप उनको पढ़ोगे ना तो आपका 50% ड्राफ्टिंग वही कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि जब आप केस लॉ पढ़ोगे तो वहाँ पूरा लिखा होता है कि फैक्ट ऑफ द केस क्या था, दोनों पार्टीज ने क्या क्या एविडेंस दिए, कोर्ट ने क्या क्वेश्चन पूछा, फिर कोर्ट ने ऑर्डर कैसे दिया। तो जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको वहीं से सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, क्या वर्ड यूज़ करना है, किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, कंक्लूजन कैसे निकालना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रीड करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको रीड करोगे आपकी जो ड्राफ्टिंग स्किल है वो उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो जो 5वां पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप पढ़ने की आदत डालोगे, रीडिंग, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतना ही अच्छा आप लिख पाओगे। तो रीड एंड राइट, तो ध्यान रखिए। और केस लॉ सर हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट है, टैक्स पंडित है या टैक्स मैन की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप केस लॉस पढ़ सकते हो। तो वहाँ से आपको ऑलरेडी एक आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे ड्राफ्ट करने हैं अपने रिप्लाई या कोई भी चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको मैं पॉइंट तो नहीं बोलूँगा, ये तो जनरली सभी पर एप्लीकेबल होता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये एक जनरल चीज़ है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, खासकर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो ड्राफ्टिंग की स्किल है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती चली जाएगी। और आप देखोगे कि मतलब टाइम के साथ साथ आप बहुत अच्छे से रिप्लाई ड्राफ्ट कर पा रहे हो। और फिर मैंने आपको जैसे पहले बताया है, जो स्किल आपके पास जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उसको यूज़ करके फिर आप आगे चल के काफ़ी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, और हमारे चैनल का मोटिव भी क्या है, लर्न टुडे अर्न टुमारो। तो ये हमें नहीं भूलना है। तो ये थे वो 5 पॉइंट जिनको हमको ध्यान में रखना है। अब अगले लेक्चर में जो ड्राफ्टिंग का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट कैसे लिखा जाता है। और कुछ भी हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, कोई डेवलपमेंट का एग्रीमेंट हो सकता है, कोई दो पार्टीज के बीच में किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ भी। तो वो कैसे लिखा जाता है, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।